ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें वर्क की और एनर्जी की, तो जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हम ये बोलें कि जैसे कोई भी आदमी है, वो एक बक्सा लेके खड़ा है अपने सर पे, ठीक है, और जब वो बक्सा लेके खड़ा हुआ है 1 घंटे तक और उसके बाद वो बक्सा रख दे, तो क्या आप उसको, अगर वो आपका बॉक्स सर पे लेके खड़ा है, तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? यानी अगर आपने काम किया, आपके हिसाब से उसने काम किया कि नहीं किया, बताओ। यानी एक आपने कहा कि ये बक्सा है, फॉर एग्जांपल पोर्टर है, कुली है, वो आपके स्टेशन पे आपका सामान लेके खड़ा हुआ है, ट्रेन आने वाली है, उसने जो है उठा के जो है बक्सा सर पे रख लिया। पॉइंट समझ में आया? और उसके बाद वो खड़ा है, तो ये बताओ कि उसकी एनर्जी लगी कि नहीं लगी? यस और नो? वो बक्सा लेके खड़ा है सर पे, ठीक है। मान लो ट्रेन लेट हो जाती है और उस कुली को आप कहते हो रहने दो, अब तो ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी। क्लियर? तो अब वो जब कुली काम करेगा, वर्क करेगा, तो उसने जो बक्सा उठाया हुआ था सर पे, अब आप कहोगे नहीं, जो है वो, मिसाल को तुमने तो सरी पे उठाया था, इधर उधर तो ले नहीं गए, ठीक है। तो उसका पसीना बहा, उसने अपनी एनर्जी लगाई, तो क्या उसने कोई काम नहीं किया? वो जो बक्सा सर पे रखा हुआ है वो काम नहीं है? ये बताओ, वर्क है या नहीं है? हाँ भाई, आप लोग भी बताइए ऑनलाइन। हाँ भाई, है, यस। क्योंकि अगर हम बात करें अपने काम की, क्योंकि हम यहां पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, तो अगर हम बात करें अपने काम की, तो हम क्या काम समझते हैं, और फिजिक्स किसको वर्क कहता है, किसको काम कहता है, इसमें डिफरेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर, जी, तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम उसको, जो कुली था, उसने बक्सा रखा और उसको आप 5 घंटे तक बक्सा सर पे रखा रहे, तो 5 घंटे के बाद उसकी एनर्जी ड्रेन कर जाएगी, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो फिजिक्स के सेंस में वर्क का मतलब कुछ अलग है। फिजिक्स कहती है कि वर्क तभी होता है जब कोई फोर्स जब बॉडी पे लगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। मतलब किसी भी बॉडी पे, सेकेंड चैप्टर में ये स्टडी किया हमने, किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगेगा, तो उस बॉडी पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर उस बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगा है, तो उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो यहां पे वही चीज है कि अगर फोर्स लगता है तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, चाहे फ्री फॉल हो रहा हो। ठीक है, तो उसी तरीके से इसी वर्क को अब हमें समझना है। तो बेसिकली वर्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, मतलब जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जब उसकी पोजीशन चेंज हुई अगर फोर्स लगने के बाद, तो फिर हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि वर्क डन हुआ। जैसे पोर्टर ने अपने सर पे बक्सा रखा हुआ है, वो इधर उधर हिला भी नहीं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने काम नहीं किया। लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो उसने काम किया, उसकी एनर्जी ड्रेन हुई है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई वहां पे वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या ये बोलना सही होगा? ये बताओ, अगर कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, वो कहेगा भैया तुम बक्सा लेके सर पे खड़ी तो थे, ठीक है, तुमने काम क्यों किया?
तुमने काम ही नहीं किया। तो लेकिन अगर आप नेचुरली देखें और अगर हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही नहीं है, उसने बक्सा लेके खड़ा किया, उसको कुछ ना कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने काम नहीं किया। तो वर्क को जब हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, सिंपल, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, मतलब वो बॉडी खिसकती है अपनी पोजीशन से, तब हम बोलेंगे कि यस वर्क हुआ। इसी तरीके से अगर कोई, जैसे निगेटिव वर्क भी हो सकता है, मतलब कि बॉडी मूव कर रही है, ब्रेक लगा तो अब जाके वो बॉडी रुकेगी ना, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम ये कहते हैं कि नेगेटिव वर्क हुआ, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे तो वो क्या होगा, दैट विल बी वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, तो वही चीज बोली जा रही है, इसको हम लिख सकते हैं एक डेफिनेशन फॉर्म में भी, दैट इज वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन लिख ले कि वर्क किसको बोलेंगे, द वर्क डन बाय अ फोर्स acting on an object is equal to the product is equal to the product of force and displacement produced in the direction of force, in the direction of force। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वर्क डन जो है वो क्या है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वर्क डन is equal to force into displacement. This is the formula, that is a force into displacement, or work done is equal to F into D. ठीक है, F into D, and D is for what, the, that is the displacement। F into S भी लिख सकते हैं, यस, S भी होता है, F into S भी होता है, F into D भी होता है। ठीक है, हाँ एस भी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कुछ बुक्स में F into S होगा, कुछ बुक्स में F into D होगा। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू F into S। ठीक है, अब देखो, अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो वर्क जो है that is having the SI unit, that is joule, that is denoted by J। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, that is the unit of work done, जैसे डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी क्या होती है, जूल। मतलब इतना जूल वर्क हुआ, 1000 जूल वर्क हुआ, 10,000 जूल। यस, मिशेल आप कल आए नहीं थे, मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने टाइम दिया था। वन जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे, तो देखो 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क is defined as when
1 Newton of force produces a displacement of 1 मीटर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन का, तो वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक खिसक के जाता है, तब हम बोलेंगे कि हमने कितना वर्क किया, 1 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया, मान लो ये पेन है, अब इसमें यहां पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और ये 1 न्यूटन फोर्स लगते लगते ये पेन 1 मीटर तक खिसकी, तो मैंने कितना वर्क किया, 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो दैट इज डिफाइंड एज 1 joule of work is defined as when 1 newton of force produces a displacement of 1 meter. तो हम ये कहेंगे कि 1 joule of work is done. ओके, अब देखो यहां पे ये बात बताई गई थी कि जैसे वर्क डन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो एक बॉडी है जो एक सरफेस पे रखी हुई है, इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट इज द पॉजिटिव वर्क इज डन। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉजिटिव यानी जहां जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, 10 20 30 1000 10,000 पॉजिटिव में। क्यों माइनस में आएगी? क्योंकि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन मान लो यस यस नीचे आएगा तो प्लस। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स हमने इधर लगाया, जैसे जब होता है गाड़ी वाड़ी चलती ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव वर्क होता है, अपोजिट। आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यस यस, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हम ये कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू यस फोर्स, ठीक है, इनटू माइनस एस, मींस जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द निगेटिव। तो निगेटिव वर्क डन सिर्फ हमें ये शो कर रहा है, निगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है कि जिधर फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक ब्रेक लगना, और ब्रेक जब लगता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी तरीके से पॉजिटिव वर्क डन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरीके से जीरो वर्क डन का मतलब क्या हुआ, जीरो वर्क डन का मतलब ये हो गया, या तो डिस्टेंस खिसकी ही नहीं, मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, फोर्स लग रहा है लेकिन जैसे दीवार को आप लगाओ फोर्स, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या आपने वर्क डन नहीं किया? अगर मैं ऐसे कहूं तो आपको पसीने पसीने हो जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने काम नहीं किया, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? और दूसरा क्या तरीका है कि फोर्स ना लगाएं और डिस्प्लेसमेंट होता रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स ना लगे और डिस्प्लेसमेंट होता रहे, बॉडी खिसकती रहे बिना फोर्स लगे? क्यों ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स ना लग रहा हो? यस, यहां पे वही चीज है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फोर्स लगे ही ना और डिस्प्लेसमेंट होता रहे। क्यों? यस, हो सकता है। जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, और जीरो कब होता है, जब बैलेंस। पॉइंट समझ में आया? जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और बैलेंस फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो होता रहेगा ना। मान लो एक गाड़ी चल रही है, तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it। यानी आप फोर्स लगाओ, फोर्स बैलेंस हो जाए, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब जीरो फोर्स हो जाएगा लेकिन बॉडी तो खिसक रही है ना, अपनी पोजीशन से मूव कर रही है, तो बेसिकली वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यही होता है किस केस में, मैं आपको बताऊं। एक अर्थ है और ये मून है, पॉइंट को समझ रहे हैं? अब ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ये नीचे क्यों नहीं गिर जाता? पॉइंट समझ में आया?
तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, वर्क डन का जो रियल फॉर्मूला होता है अगर आप देखें तो वो होता है एफ एस कॉस थीटा। सिर्फ यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, ठीक है। थीटा मतलब होता है एंगल। अब देखो चांद है ये, और ये चांद पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये चांद मोशन में है, आगे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसके बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। ये चांद यहां पे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, आगे फोर्स लग रहा है, कितना एंगल हुआ, 90। ये चांद यहां पे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फोर्स लग रहा है, क्योंकि बैलेंस फोर्स का मतलब ये थोड़ी फोर्स नहीं है, बैलेंस फोर्स का मतलब नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। और ये चांद आगे फोर्स लगा रहा है, कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। तो cos 90 जब आता है, ये आप 10th में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बस यहाँ पे एक हिंट मैं दे रहा हूं। तो ये हो गया F इंटू एस, फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो। इसीलिए चांद अपनी जगह पे टहल रहा है, सैटेलाइट अपनी जगह पे टहल रही है, क्योंकि वर्क डन क्या है, जीरो। फोर्स फोर्स लगा रहे हैं, वो दीवार भी हमारे पर फोर्स लगा रही है, यस, ठीक है, यस, यस, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया ये। तो वर्क डन जीरो हो सकता है जब डिस्प्लेस यानी फोर्स हम लगाए, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, या फिर नेट फोर्स जो लग रहा हो वो क्या हो, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा हो तब भी वर्क डन क्या कंसीडर किया जाएगा, जीरो। इसीलिए चांद आराम से घूम रहा है, अर्थ चक्कर लगा रही है आराम से, बिना इधर उधर गिरे, क्योंकि वर्क डन जो नेट लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो। तो यहां से ये चीज समझ में आया कि ये जो हम फिजिक्स में वर्क डन पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकली फॉलो हो रहा है। तो वो वर्क डन जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था प्योर, तो मान लो मिल्क प्योर है, हम पी सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो क्या था, इम्प्योर, क्योंकि मिल्क डिफरेंट डिफरेंट। तो साइंटिफिकली, साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट्स एकदम डिफरेंट होते हैं हमारे। जैसे हम आमतौर से बोल देते हैं भाई हमारा वेट 10 केजी है, साइंटिफिकली हम रॉन्ग है, हमारा वेट 100 न्यूटन है, हमें बोलना चाहिए, लेकिन आम लोग नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम जिस वर्क को बोलते हैं वो इंट्यूटिव मीनिंग होती है, काम कर रहा है, चलो बंदे को सैलरी दे दो, ये काम हो रहा है सर, ठीक है। लेकिन फिजिक्स किसको वर्क मानती है, वो इसको वर्क मानती है। पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को, एनीवन, कोई भी ऑनलाइन समाज से, ऑफलाइन समाज से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे। हम्म, अरे वो 1 जूल वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क। अभी वही तो कैलकुलेट करेंगे अभी, देखो अभी कैलकुलेट करेंगे, सब कैलकुलेट होगा। वो 1 जूल ऑफ वर्क है। 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे, जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, यस, 1 जूल ऑफ वर्क तब होगा जब हम ये बोलेंगे कि जब आ, आपका जैसे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा है और वो 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तब हम क्या, मास कितना भी हो, नो मैटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, न्यूट फोर्स, और ठीक है, जैसे एक बक्सा है 50 किलो का है, लेकिन अगर आप उस पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाओ और वो 1 मीटर खिसक जाए, तो इसका मतलब कितना आपने लगाया, कितना वर्क किया आपने, 1 जूल ऑफ वर्क। लेकिन अब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे, 1 न्यूटन फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं अब ऐसे नहीं हो सकता ना, 1 न्यूटन कैसे, एहसास कैसे करेगा, ठीक है। 1 न्यूटन आप तो न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो ना। हाँ वो बात अलग है कि आप जैसे अब मान लीजिए 10 ग्राम की कोई चीज है, 100 ग्राम की है, ठीक है, या 1 किलो की है, तो वो 1 किलोग्राम वेट है आपका, दैट इज 10 न्यूटन।
पॉइंट समझ में है? यानी 1 kg की कोई भी चीज अगर आपने अपने हाथ पे रखी हुई तो जो आप वजन महसूस कर रहे हो वो 10 न्यूटन है बेसिकली। उसी से कैलकुलेट कर लिए तो वो तो प्रैक्टिकल चीज है, वो एक तजुर्बे के ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ वजन, जैसे कुछ लोगों ने कहा हाँ देख के अच्छा ये 1 मीटर लंबा है, वो तो तजुर्बा है। लेकिन अब 1 न्यूटन कैसे होगा वो तो आपको एहसास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली महसूस करना पड़ेगा कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा। तो ऑब्जर्व नहीं कि अब जैसे 1 न्यूटन है, अर्थ है, तो 1 न्यूटन लगा देंगे तो 1 मीटर खिसक जाएगी, नहीं। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, हर बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी 1 न्यूटन पे, क्योंकि 1 न्यूटन बहुत कम फोर्स है, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स पे अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए तो आपने कितना वर्क किया? 1 जूल। और ये 10 न्यूटन फोर्स लगे और 10 मीटर अगर बॉडी खसक जाए तो 100 जूल। 10 इंटू फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एस, एफ इंटू डी, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वो जूल आ जाएगा। वही तो करेंगे भी न्यूमेरिकल, वही तो सॉल्व करेंगे, वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। वो 1 जूल बस बताया गया आपको कि 1 जूल ऑफ वर्क मतलब क्या, 1 एम्पियर क्या, 1 न्यूटन क्या, वो चीज। जैसे यहां पे बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of force. मतलब इधर फोर्स लगा है तो इधर ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। कितना फोर्स लगा, कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ? 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितना वर्क हुआ। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी एस की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, प्रोवाइडेड दोनों अपनी एसआई यूनिट में होने चाहिए। तो फोर्स भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, अपनी एसआई यूनिट में, किसी और यूनिट में नहीं, ठीक है। जैसे फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन में रहती जी, है और वेट की अरे मास की केजी में रहती है, तो वैसे अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो नाउ अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहां लेंगे पॉजिटिव, दैट इज एफ इंटू एस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 5 इंटू डिस्टेंस कितना है? 2, और यहां पे यूनिट क्या लग जाएगी? जूल। तो वर्क डन कितना हुआ? कितना हुआ? 10 जूल। 10 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स लगा तो उसने 2 मीटर बॉडी को खिसका दिया। तो कितना जूल ऑफ वर्क हुआ? दैट इज 10 जूल। तो लास्ट में सर ये जे क्यों लिखा गया? जूल, ओहो, नहीं नहीं मतलब ये यूनिट, उसको लिखना पड़ेगा। यूनिट क्यों? डिस्टेंस जब होगा तो लिखोगे नहीं 10 मीटर है। अच्छा 10 मीटर को आप 10 जूल 10 मीटर को 10 जूल नहीं लिखा है, ये वर्क डन की यूनिट है बेटा, यूनिट। तो जूल तो लिखोगे ना, कितना हुआ डिस्टेंस। नहीं तो 10 मीटर को थोड़ी 10 जूल लिखा है, तुम कह रहे हो ना 10 मीटर को 10 जूल लिखा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं उसकी यूनिट लिखी जाती है ना, टाइम है आप लिखोगे ना 1 घंटा 2 घंटा। नहीं नहीं जो वर्क डन होगा वो जूल में डन होगा ना, बिल्कुल। लॉजिक के लिए मैं समझ। हम्म, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो आगे क्या बोल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? Simple. तो यहां पे भी वैसे ही है, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यस, बस नंबर चेंज है। तो फोर्स कितना लग रहा है? 7 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स दैट इज एफ, कितना लग रहा है? 7 न्यूटन। और
डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज S, डिस्प्लेसमेंट है हमारा दैट इज 8 meters. So what is the work done, that is W. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, यस वेरी गुड, 56 जूल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F इंटू एस, क्योंकि यहां पे हमें ये ध्यान देना है जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 और द यूनिट आ जाएगी दैट विल बी जूल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 56 जूल, दैट विल बी 56 जूल. ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. और सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके SI यूनिट अलग हो, तो कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करके जैसे मैथ में करा जाता है तो वैसे ही कन्वर्जन एक वही होता है, वैसे ही कन्वर्जन करते हैं. अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, यानी 15 किलो का एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, बैग है, बॉक्स है, तो वो जो कुली है वो नीचे से उठाता है ग्राउंड से और अपने सर पे रख लेता है, जो कि 1.5 मीटर ऊपर है, मतलब जो उसका सर है ग्राउंड से वो कितना है 1.5 मीटर ऊपर है, उठा के रख लेता है. तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, लगेज पे उसने कितना काम किया, मतलब जो उठाया है और सर पे रखा है. तो हमें यह देखना है कि किसी भी वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो अगर हम देखें फोर्स का, तो जब कोई भी चीज आप उठा रहे हो तो फोर्स कितना लगेगा, उसके वजन के बराबर, ठीक है, यानी वेट के बराबर. और दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब ग्राउंड से सर तक आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. देखो ये पोर्टर है, कुली है, पे कुली है, ठीक है. अब ग्राउंड से अगर हम बात करें तो यहां पे लगेज रखा हुआ था, ठीक है, और इसकी हाइट जो है कुली की वो कितनी है 1.5 मीटर्स. ये जो 15 किलो का बैग है तो इसने उठा के अब इस बैग को जो है वो यहां पे रख लिया, ठीक है. तो ये कह रहा है बैग उठाने में, सर तक रखने में कितना वर्क डन उसने किया. तो हम देखेंगे बैग के ऊपर फोर्स कितना लगा, तो फोर्स उसके किसके बराबर होगा, वजन के बराबर होगा. तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मास कितना दिया हुआ इसका 15 kg, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या काउंट होगा 1.5 मीटर्स, और हमें निकालना क्या है, दैट इज वर्क डन. देखो ना, अब हम ये जानते हैं कि द फोर्स acting on the bag is equal to weight of the bag. ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा वेट. वेट क्या होता है, मास इनटू जी, ये वेट होता है. तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 15 और जी हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 10, एक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमने एक ले लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 ले लिया, और यहां पे फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, ठीक है. तो अब यहां पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन, दैट इज फोर्स. फोर्स आ गया. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज F इंटू एस, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा जूल. तो वर्क डन कितना हो गया
जूल। तो वर्क डन हो गया हमारा 225 जूल, यानी 225 जूल वो काम करेगा एक 15 किलो के बैग को उठा के सर तक लाने के लिए। अब सर पे वो 1 घंटा रखा रहे तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कितना फोर्स लगाएगा वो, या कितना वर्क डन लगाएगा, कितना वर्क करेगा अगर सिर्फ सर पे 1 घंटे तक रखा रहे। जब जमीन से उठाया उसने, सर पे रखा तो 225 जूल काम किया, लेकिन अब सर पे 1 घंटे तक रखा रहे वो, तो कितना काम किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बताओ? कुछ नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो, क्योंकि बैग उसके बाद अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो। फोर्स भी वो करना था फाइनल वो भी यस, तो फोर्स यहां पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर करके हमें फाइंड आउट करना था। और सर अगर इसकी वो रहती ग्राम में रहती तो 15 ग्राम हम लिखते ना। नहीं तो उसको मास केजी में चेंज करते हैं ना, मास को मास अगर ग्राम में होता तो केजी में चेंज करते हैं, क्योंकि केजी एसआई यूनिट है। मास की भी ऐसा यूनिट केजी है। यस, केजी होती है, सबको अपनी एसआई यूनिट में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड अभी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल, इन सारी चीजों पे बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज हो जाएंगे फिर, और ये आपका लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, कब हम कहते हैं कि काम हुआ, तो जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, वर्क हुआ। ठीक है, चाहे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चाहे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो एक्सप्रेशन हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, उनका फार्मूला लिखेंगे। यस, ठीक है, एक्सप्रेशन अगर पूछेगा। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क मैं लिखवा चुका हूं, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क। तो अगर सर डिफाइंड 1 जूल ऑफ वर्क उसको डिफिनेशन की तरह भी लिख सकते हैं ना, जैसे आप डिफाइन वही वही लिखना होगा, वही लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, a pair of bullocks exerts a force of 1 newton on a plow, यानी कि दो बैल हैं, ठीक है, जो एक प्लॉ पे यानी कि जो हल होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग, यानी 15 मीटर की फील्ड है जिसको प्लॉ होना है, तो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, यानी एक लेंथ उनको प्लॉ करनी हो तो कितना फोर्स लगाना पड़े, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फोर्स जो बैल है वो कितना लगा रहा है, 140 न्यूटन, यानी दो बैल मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना, 140 न्यूटन। कितना उनको प्लॉ करना है, 15 मीटर लंबी जमीन है। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वाइट थ्योरेटिकल है, क्योंकि लंबाई में अगर करेंगे तो कितना पोर्शन वो कर रहे हैं, प्लस वापस आएंगे या एक ही बार में पूरी जमीन हो जा रही है, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन विल बी, that is F into S, that means work done is equal to 140 into 15, ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो ठीक है 2100 न्यूटन, यानी 2100 न्यूटन वर्क करना पड़ेगा उन दो बुलक्स को, बैल को, उन पे काम करने के लिए। सर यहाँ पे न्यूटन सॉरी, जूल। ठीक है,
लंबाई कितना, चौड़ाई तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, वही मैं कह रहा हूं ना, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई, वो बॉडी कितनी, यस, वो बॉडी कितनी चौड़ी थी इससे कोई मतलब नहीं है, कितना बॉडी मूव की और कितना फोर्स लगा उस पे डिपेंड करेगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अ बॉय pushes a book by applying a force of 40 Newton. Find the work done by this force as the book is displaced 25 centimeter along the path. ओके अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, अ बॉय पुशेस अ बुक, यानी एक बॉय फोर्स लगा रहा है एक बुक पे और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द बुक इज डिस्प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अलोंग द पाथ, यानी जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ बुक खिसकी, तो कितना खिसकी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, वेरी गुड, 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जब चेंज करें, मीटर बड़ी यूनिट है, तो जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू से, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 0.25 मीटर्स, और हमें निकालना क्या है कि उस बॉय ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, F इंटू एस, तो फोर्स लग रहा है 40 इंटू, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0.25, दैट इज जूल, तो वर्क डन हो गया दैट इज 10 जूल, यानी 10 जूल वर्क किया उस बॉय ने उस बुक को 25 सेंटीमीटर आगे खिसकाने के लिए, कितने फोर्स पे 40 न्यूटन फोर्स पे, यानी 40 न्यूटन जब उसने लगाया तो वो बुक जो है 25 सेंटीमीटर खिसकी, तो इसका मतलब उसने 10 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। तो आगे कल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जीज पे आएंगे, फिर कैनेटिक और पोटेंशियल को डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द फाइनल टॉपिक, ओके। तो अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा, लेट मी टेक द अटेंडेंस।